स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में आज देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिका अंगक है। आपको हम सेल स्ट्रक्चर जब बता रहे थे प्लांट सेल, तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को आपको दिखाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिका अंगक है, जिसे ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1880 में। इसकी खोज सबसे पहले कोलिकर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1880 में इसकी खोज की थी, इसको ढूंढा था। इन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कीट देखा, फिर उनकी रेखित पेशियाँ देखी, तो उसमें इनको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1890 ईस्वी में लगभग 10 साल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया। कोलिकर ने सिर्फ कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, पर इनको ये नहीं पता था ये है क्या, कैसे क्या वर्क करेगा, क्या है ये। तो अल्टमान ने इसको 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया और इसे इन्होंने नाम दिया बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने नाम दिया था बायोब्लास्ट। नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा। सन 1897 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सी बेंडा। इन्होंने 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया। कोलिकर ने इसे कीटों की रेखित पेशियों में देखा, पर ये तय नहीं कर पाए कि ये है क्या, इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा और ये वर्क कैसे करता है। इनको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, बस इन्होंने रेखित पेशियों में देखा था कि कोई चीज़ है, इसमें दिख रही है। फिर अल्टमान आए। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया और उसको उन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया। फिर बायोब्लास्ट नाम देने के बाद एक वैज्ञानिक आए सी बेंडा। फिर से उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया सन 1897 में और उन्होंने इस संरचना का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। कोशिका द्रव्य में बहुत से सूक्ष्म छड़ी के आकार के रॉड शेप्ड, ये आपकी कोशिका है, इसी में छड़ी के आकार की इस तरह से रॉड शेप्ड संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया जाता है। ये गोलाकार होती है। फिलामेंटस एक तरह का कोशिकांग है जो किस में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ये बैक्टीरिया और नील हरी शैवाल की कोशिकाओं को छोड़ करके जंतु और पौधों की प्रायः समस्त जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं। इनकी औसत लंबाई जो होती है, औसत लंबाई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो औसत लंबाई होती है वो 3 से 5 मिलीमाइक्रॉन होती है। 3 से 5 मिलीमाइक्रॉन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो औसत लंबाई होती है वो 3 से 5, और उसका औसत व्यास जो होता है औसत व्यास उसका जो होता है वो 0.5 से 1 मिलीमाइक्रॉन होता है। 0.5 से 1 मिलीमाइक्रॉन होता है। इसका औसत व्यास जो होता है वो 0.5 से 1 मिलीमाइक्रॉन होता है। इसकी लंबाई, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए, इसकी लंबाई जो होती है वो 40 मिलीमाइक्रॉन होती है। 40 मिलीमाइक्रॉन इसकी जो लंबाई होती है वो होती है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका 6 पार्ट है, जिसमें हम आपको एक कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। फिर कोलिकर ने कोई भी उल्लेख इसका नहीं किया। फिर अल्टमान आए, फिर उन्होंने इस संरचना का यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया। अल्टमान ने इसे नेम बायोब्लास्ट दिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया। फिर सी बेंडा आए 1897 में। फिर सी बेंडा ने इसका उल्लेख किया, इसका अध्ययन किया। फिर उसको उन्होंने, सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो औसत लंबाई होती है वो 3 से 5 मिलीमाइक्रॉन होती है, और जो औसत व्यास होता है उसका वो 0.5 मिलीमाइक्रॉन होती है। इसकी लंबाई 40 मिलीमाइक्रॉन होती है। ये बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर, नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और बकिया सभी जीवित जीव हैं, चाहे वो जंतु हों या पादप हों, दोनों में ही ये पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना। देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके चारों ओर एकल कला, यानी कि
यूनिट मेम्ब्रेन की दोहरी परत होती है। जो बाहरी परत होती है वो सपाट होती है और भीतरी परत अंदर उंगली सदृश संरचना बनाती है। किसमें? मैट्रिक्स में धंसकर उंगली सदृश संरचना का निर्माण करती है। उंगलियों की तरह मुड़कर जो संरचना बनती है उसको कहते हैं माइक्रोविलाई। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनती है संरचना। ये दोहरी इकाई झिल्ली से बनी एक संरचना है। जो कैसी होती है? सपाट होती है। ये संरचना सपाट है और भीतरी जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली यूनिट मेम्ब्रेन, वो अंदर मैट्रिक्स में धंसकर एक उंगली समान संरचना का निर्माण करती है। इस तरह से उंगली जैसी संरचना बनाती है, जिसे कहते हैं क्रिस्टी या माइक्रोविलाई कहते हैं। इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होती है। यूनिट मेम्ब्रेन एकल कला, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एकल कला। उंगली सदृश संरचना होती है जो मैट्रिक्स में, यहाँ मैट्रिक्स पाया जाता है, मैट्रिक्स में धंसी रहती है। फिलहाल अभी हम मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। क्रिस्टी के ऊपर माचिस के तीली के दाने के समान संरचना दिखाई पड़ती है इस प्रकार से, जो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होता है। यानी कि एक, इसे कहते हैं ऑक्सीसोम। ये एक ऑक्सीसोम से दूसरे ऑक्सीसोम की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 80 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, 80 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। इस प्रकार से हर एक क्रिस्टी पर इस तरह से संरचना आप देखेंगे जो समान दूरी पर स्थित होती है। इसकी जो दूरी होती है वो समान होती है। इस तरह से ऑक्सीसोम्स लगे रहते हैं। किसके ऊपर लगे रहते हैं? क्रिस्टी के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी दीवार होती है वो अंदर मैट्रिक्स में धंसी रहती है और धंस करके उंगली सदृश संरचना बनाती है, जिसे आप क्रिस्टी कहते हैं या
कहते हैं माइक्रोविलाई। इस तरह से संरचना यहाँ भी बनेगी। इसको छोड़ते हैं हम। और यहाँ पर मैट्रिक्स भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है इस तरह से। और कहीं कहीं पर राइबोसोम्स भी ऐसे इस तरह से दिखते हैं। राइबोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। ये इस तरह से बाहरी दीवार पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। यहाँ पर इसे आप कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसे नाम दिया जाता है आउटर मेम्ब्रेन। इसको देते हैं नाम, जो अंदर धंस करके संरचना बनती है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ये बीच में यहाँ पर आप देखिए ये जगह बच रही है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में। इसे आप कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इस संरचना को आप नाम देते हैं, जो उंगली सादृश संरचना आपको दिखाई पड़ रही है इसे आप नाम देते हैं क्रिस्टी। इसे आप नाम देते हैं क्रिस्टी। इस संरचना को आप नाम देते हैं, जो ऊपर माचिस के दाने के तीली के समान या खुंडी के समान कह सकते हैं। पहले लोग लगाते थे, उसमें खुंडियाँ बनी रहती थी, तो उस वैसी संरचना को भी आप जो है ऑक्सीसोम्स नाम देते हैं। ऑक्सीसोम्स। या इसे आप कह सकते हैं और कहते हैं अथवा F1 पार्टिकल, F1 कण। हिंदी में F1 कण कहते हैं इसे, F1 पार्टिकल। या इसे हिंदी में आप कह सकते हैं प्रारंभिक कण। इसे आप F1 कण ऑक्सीसोम्स को आप कहते हैं प्रारंभिक कण भी कहते हैं। ये आपका डीएनए है। इसे आप कहते हैं राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, अधात्री, हिंदी में कहते हैं उसे अधात्री। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं इसे। एक बार इसे आप देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दोहरी इकाई झिल्ली से बनी हुई एक संरचना दिखाई पड़ती है, यूनिट मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं। ये एक दोहरी इकाई झिल्ली ये आपकी हो गई कंप्लीट। दो झिल्ली ऐसे दिखा देते हैं आपको, और ये एक आपकी ये हो गई दोहरी इकाई झिल्ली। इस बाहरी परत को आप नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इस आंतरिक परत को आप नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच का जो ये भाग बच रहा है इसको आप नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस नाम देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होता है मीन्स होता है बाहरी झिल्ली, और इनर मेम्ब्रेन मीन्स होता है आंतरिक झिल्ली। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस मध्य का जो भाग बचा हुआ है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और इसको कहते हैं क्रिस्टी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी क्रिस्टी कहते हैं। ऑक्सीसोम्स, ये जो क्रिस्टी के ऊपर ये संरचनाएं लगी हुई हैं इसे कहते हैं ऑक्सीसोम्स, या F1 कण कहते हैं। कण को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल्स, कण को इंग्लिश में पार्टिकल्स कहते हैं। F1 कण भी लिख सकते हैं आप, या इसे आप हिंदी में और कहते हैं प्रारंभिक कण कहते हैं। प्रारंभिक कण, प्रारंभिक कण भी इसे कहा जाता है। इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो भाग बच रहा है उसमें जो इसे हम कहते हैं, इसमें आपका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को हिंदी में आधात्री कहते हैं। ये आपका DNA है, यहाँ पर कहीं पे भी पाया जा सकता है। इसको आप जो बड़े बड़े आकार में संरचनाएं यहाँ पर बनेंगी, छोटे आकार में राइबोसोम्स यहाँ पाए जाते हैं, और इंक्लूजन्स भी कुछ होते हैं, कंक्लूजन्स भी दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की परसंरचना थी। और कुछ बताते हैं आपको इसके बारे में। यहाँ पर जो ये संरचना बनती है इस तरह से उंगली के सदृश संरचनाएं इधर आपको दिख रही हैं। ये संरचनाएं जो आपको दिख रही हैं, इस संरचना को आप क्रिस्टी कहते हैं, या क्रिस्टी या माइक्रोविलाई कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे फ्रे वेस्लिंग और मुलर थेलर। इन दोनों ने इन संरचनाओं को, ये जो क्रिस्टी वाली संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को नलिकाएं नाम दिया था कि ये एक तरह की नलिका है, नलिका नाम दिया था। पादप माइटोकॉन्ड्रिया में हाथ की उंगलियों के आकार की नलिकाएं माइक्रोविलाई, और जंतु कोशिकाओं में इस तरह से उसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइक्रोविलाई पादप में उसे माइक्रोविलाई नाम देते हैं, और उसी को जंतु कोशिकाओं में क्रिस्टी नाम दिया जाता है। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की परसंरचना थी जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य।
माइटोकॉन्ड्रिया के इंग्लिश में इसे लिखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह, इंग्लिश में इसे पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। इनमें ऑक्सीशोषण की क्रिया का जो मुख्य भाग होता है वो घटित होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडीपी इसका कंप्लीट नेम होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। जो एडेनिन डाइफॉस्फेट होता है से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में एडेनिन डाइफॉस्फेट से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है और उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार से होता है देखिए, एटीपी जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जब मिलता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में जा कर के एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और अगर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उस समय जो ये ऊर्जा एटीपी में जा कर के एटीपी के रूप में संचित हुई है, ये एटीपी फिर एडीपी में टूट जाती है और एडीपी बनता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में बनता रहता है। इस प्रकार से देखते हैं जो ऊर्जा ये बनती है, ऊर्जा कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम आती है। इस पूर्ण क्रिया में ऑक्सीजन, एडीपी एवं फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, निकलते हैं, निष्कासित होते हैं। जब ये पूर्ण क्रिया तीन क्रमों में पूर्ण होती है। पहला एक क्रिया होती है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुलित अवस्था में उपस्थित जो विकर होते हैं यानी कि एंजाइम्स होते हैं के द्वारा ये चलते हैं, इनका वर्क होता है। क्रेब्स चक्र का एक एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली होती है, झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और उपापचयी जो पदार्थ होते हैं, उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता रहता है। दूसरी क्रिया होती है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्रिया होती है, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन क्रिया होती है। रिस्पायरेशन चेन बनता है पूरा, इसका श्रृंखला बनती है, श्वसन श्रृंखला बनती है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके श्रृंखला में स्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं उसके द्वारा उनका स्थानांतरण करता है और अंत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से
संयुक्त होकर जल का निर्माण करते हैं और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। तीसरा होता है फास्फोरिलाइजेशन सिस्टम। फास्फोरिलेशन फास्फोरिलेटिंग सिस्टम, फास्फोरिलीकरण या कह सकते हैं फास्फोरिलीकरण तंत्र होता है। ये श्वसन श्रृंखला से जुड़ा होता है और विभिन्न स्थानों पर एटीपी का निर्माण करता है। ये क्या करता है? विभिन्न स्थानों पर एटीपी में निर्माण करता है। अगले जब लेक्चर में हम आपसे मुलाकात होगी उस वक्त हम आपको बताएंगे या अगले टॉपिक में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या होता है और जो विभिन्न स्थानों पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ये जो सिस्टम होता है F1 कणों और जो एटीपी सिंथेटेज, जो एटीपी होता है वो सिंथेटेज एक तरह का एंजाइम है, वो उसका बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो होता है वो उपस्थित होता है और उपस्थित होने के कारण उसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की इकाई होती है, यानी कि स्वप्रतिकृति की इकाई है। डीएनए उपस्थित होने के कारण ये क्या है? स्वप्रतिकृति की इकाई है, या उसे इंग्लिश में स्वप्रतिकृति को कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेशन। इस प्रकार से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था, उसके सारे पार्ट्स को हमने आपको दिखाया और उसके बारे में सारी डिटेल्स बताई। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर लिया कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा आपसे 3 क्वेश्चंस है जिसका आंसर्स आप कमेंट्स बॉक्स में हमें दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? सेकंड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? थर्ड क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह या कह सकते हैं पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।